Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3, which is electoral politics, and this is the 14th part. हम लोग जो मेन टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक. इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं, इसको हम लोग जांचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, इसको हम लोग चेकआउट कर रहे हैं कि क्या इंडिया में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हैं कि नहीं. तो हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स के जरिए इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. पहला पॉइंट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन का देखा कि इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है कि वो किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी होने दे इन द इलेक्शंस. इसलिए हम लोग ये मान कर चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट कराता है. दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि क्या लोगों की इंथुजियाज़म बढ़ रही है या कम हो रही है इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री. तो हम लोग ये पा रहे हैं कि पॉपुलर जो पार्टिसिपेशन है लोगों का, सिटीजन्स का, वो लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंक्रीज़ कर रहा है इंडिया में. तो ये बात भी इस बात को शो कर रही है कि इंडिया में जो इलेक्शंस कराए जा रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में कराए जा रहे हैं और वो फ्री एंड फेयर भी हैं. आज इसी क्रम में हम लोग तीसरे सब टाइटल्स को देखने वाले हैं और वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम. तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं कि वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ. जब हम फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन की बात करते हैं तो ये उसके आउटकम से जाहिर होता है, यानी आउटकम से निकल के आता है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा रहे हैं कि नहीं. तो इंडिया के इलेक्शंस को भी जब हम देखते हैं तो हमें मालूम चलेगा कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ करवाए जा रहे हैं या नहीं. इफ़ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करवाए जा रहे हैं तो द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल. तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये पाएंगे कि रिजल्ट के रूप में जो आउटकम्स आ रहे हैं वो हमेशा पावरफुल को सपोर्ट कर रहे हैं. पावरफुल से मतलब कि जो संख्या बल में ज़्यादा है या जो कमज़ोर नहीं है उसके पक्ष में सरकार खड़ी है. इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डज नॉट लूज इलेक्शन. और ऐसे सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी होती है, यानी जो सत्ता में बैठी पार्टी है, जो पावरफुल्स का सपोर्ट कर रही है, यानी कि जो ग्रुप पावरफुल है उसको सपोर्ट कर रही है रूलिंग पार्टी, तो वो इलेक्शन लूज़ नहीं करेगी, यानी कि वो लगातार इलेक्शंस को जीतते जाएगी. ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कंट्री में अगर वो पावरफुल को सपोर्ट कर रही है रूलिंग पार्टी. तो ये अक्सर देखने को मिला है कि वही पार्टी बार बार जीत करके इलेक्शन में आएगी और कभी इलेक्शन को लूज़ नहीं करेगी. लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम. और लूजिंग पार्टी जो होती है वो ऐसी स्थिति में कभी एक्सेप्ट नहीं करती है जो आउटकम्स निकल के आ रहे हैं रिजल्ट के रूप में, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है ऑफ द रिजिड इलेक्शन. और इसको एक रिजिड इलेक्शन कहा जा सकता है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो पावरफुल्स के साथ है, यानी कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है या पावरफुल ग्रुप है उसके साथ रूलिंग पार्टी है, और रूलिंग पार्टी जब उसके साथ होगी तो इलेक्शन नहीं हारेगी. और ऐसी स्थिति में जो लूजिंग पार्टीज़ हैं यानी विपक्ष जो होता है वो हमेशा इस तरह के रिजिड इलेक्शन का विरोध करता है और उसको मानने से इनकार करता है. तो वी विल सी द आउटकम्स ऑफ इंडियन इलेक्शन. तो आइए जो इंडियन इलेक्शन का इतिहास रहा है उसको हम लोग देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजिड इलेक्शंस होते हैं इंडिया में या फिर सरकारें अक्सर बदल जाया करती हैं. आइए इलेक्शन के इतिहास पे एक नज़र डालते हैं. द रूलिंग पार्टी routinely loses elections in India both at the national and state level. रूलिंग पार्टी अक्सर इंडिया में हार जाया करती है इलेक्शंस, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, और ये रूटीन बेस पे होता है, यानी एक 5 साल वो सत्ता में रहेगी तो अगले 5 साल वो विपक्ष में बैठेगी. ये वाली स्थिति अक्सर इंडिया में देखने को मिलती है. इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 elections held in the last 25 years are the ruling party lost. पिछले 25 साल का इतिहास जो है वो ये बताता है कि हर 3 इलेक्शन में से 2 इलेक्शन जो है वो रूलिंग पार्टी अक्सर हार जाया करती है. यानी 2 out of 3 इलेक्शंस, अगर 3 इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए तो उसमें से 2 बार रूलिंग पार्टी हार जाएगी, एक ही बार रूलिंग पार्टी जीतेगी. तो इस तरह का इतिहास रहा है पिछले 25 वर्षों का. इन यूएस एंड इनकम्बेंट ऑफ द सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज द इलेक्शंस. अब ये यूएस के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो वहाँ जो सिटिंग एमपीज एमएलएज होते हैं वो अक्सर नहीं हारते हैं इलेक्शंस को,
हर बार वो जीत करके ही आते हैं। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MPs एंड MLAs लूज। और इंडिया के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हर इलेक्शन में आधे जो सिटिंग MPs MLAs होते हैं वो अक्सर हार जाया करते हैं। तो ठीक US के विपरीत यहाँ देखने को मिल रहा है कि US में शायद ही कोई सिटिंग MP और MLA हारता है, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है कि यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं वो अक्सर हार जाते हैं। अगले 5 साल में जब चुनाव होता है तो उनको हार का सामना करना पड़ता है। Candidates who are known to have spent a lot of money on the buying votes and those with known criminal connections often lose elections। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको दबंग कहा जाता है, माफिया कहा जाता है, वो भी अक्सर खड़े हो जाते हैं इलेक्शंस में और अपने पैसे के बल पे और अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते वो लोग अक्सर वोट्स को बाई कर लिया करते हैं। तो ऐसे भी क्रिमिनल खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, उनको भी हारते हुए देखा जाता है इंडिया में कि इतने पावरफुल होने के बावजूद जिनके पास ये कैपेसिटी है कि दे कैन बाय द वोट्स ऑफ द पीपल, वो भी इलेक्शंस में हार जाया करते हैं। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट elections and electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party। जो डिफीटेड पार्टी है वो इंडिया में अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी रिजल्ट आता है उसको एज ए पब्लिक वर्डिक्ट यानी जनादेश मानते हुए, उसको सम्मान देते हुए उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय द अपोजिशन पार्टी। यानी कि कभी विरोध का स्वर बहुत कम, इक्का दुक्का बार सुनने को मिलता है विपक्ष की ओर से, नहीं तो ज़्यादातर बार इस जनादेश को सम्मान करते हुए, इसको पीपल्स का वर्डिक्ट समझते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय द अपोजिशन पार्टीज। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ द आउटकम इंडिया में बहुत अच्छा है। लोग आउटकम जो भी आता है उसको अपोजिशन पार्टी जो है उसको स्वीकार कर लेती हैं एज ए पब्लिक वर्डिक्ट कि ये पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक ऐसा चाहती है, ये मानते हुए उसको सारी पार्टियां एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।